प्रेरणा सुबह सुबह अपने कमरे के बाहर ढेर सारे कपड़ों का ढेर लगा चुकी थी। कपड़ों के साथ साथ काफी सारी और भी चीजें जो दिखने में काफी सही हालत में लग रही थी, प्रेरणा के कमरे के बाहर रखी हुई थी। ये नजारा देखकर प्रेरणा का पति रवि और उसके सास ससुर समझ गए थे कि प्रेरणा के सर पर एक बार फिर से पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजें लाने का भूत सवार हो गया है। क्या कर रही हो प्रेरणा? इतने सारे कपड़े क्यों रिजेक्ट कर दिए तुमने? ये सारे ना कपड़े पुराने हो गए। मैंने अपनी पूरी अलमारी खाली कर दी। मैं आज ही जाकर अपने लिए सारे नए कपड़े लेकर आऊंगी। अरे प्रेरणा, लेकिन इनमें से कई कपड़े तो ऐसे हैं जो तुमने कुछ महीने पहले ही खरीदे थे। मैंने कहा ना मम्मी जी, मुझे पूरी की पूरी अलमारी ही नई लेकर आनी है। मैं तो सोच रही हूँ कि इस वार्डरोब को भी हटा देती हूँ और नई वार्डरोब ले आती हूँ। लेकिन प्रेरणा, ये तो फिजूल खर्ची है। आखिर तुम्हें पुरानी चीजों से इतनी एलर्जी क्यों है? मैंने कहा ना रवि, और तुम जानते हो ना, मुझे शुरू से ही पुरानी चीजें हटाकर नई चीजें लाने की आदत है। रवि बेटा, रहने दो। तुम्हारे या मेरे समझाने से कुछ नहीं होने वाला। बहू को जो करना है करने दो। प्रेरणा कबाड़ वाले को अपने घर बुलाती है। कबाड़ वाला जब पुराने सामान में नई नई चीजें देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। क्या बात है भाभी, आपके घर से तो मेरी मौज ही हो जाती है। कबाड़ कम, मेरी घर गृहस्थी का सामान ज्यादा मिल जाता है। ले जाओ ले जाओ, तुम्हें पता है मैं सब कुछ नया लाने वाली हूँ। मेरे कमरे में एक भी चीज़ पुरानी नहीं बचेगी। प्रेरणा की बात सुनकर कबाड़ी वाला जोर जोर से हंसने लगता है। अब इस पे दांत फाड़ फाड़ कर हंसने की क्या बात है? हाँ, ऐसा क्या बोल दिया मैंने जो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? अब हर दूसरे महीने कोई ना कोई पुराना सामान देने के लिए मुझे बुला लेती है। मुझे तो डर है कल को आपको अपना पति यानी कि रवि भैया भी पुराने लगे। कहीं आप उनको भी ना बदल दे। वैसे पुराने तो तुम भी हो गए हो। सोच रही हूँ कोई नया कबाड़ वाला ढूंढ लेती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो मजाक कर रहा था, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो। कबाड़ वाला तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसने जो बात कही थी वो प्रेरणा के दिमाग में ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रही थी। प्रेरणा ने जल्दी से अपने मोबाइल पर सर्च करना शुरू किया। क्या अपना पुराना पति भी बदला जा सकता है? लेकिन इंटरनेट पर प्रेरणा के हाथ कुछ नहीं लगा। ये थॉट प्रेरणा के दिमाग से निकल चुका था। अगली सुबह प्रेरणा अपने कुछ काम से बाजार की तरफ जा रही थी। तभी उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली सिद्धि नाम की पड़ोसन के साथ हुई। और प्रेरणा, कहाँ जा रही हो? अरे कुछ खास नहीं, बस वही रोज़ का काम, सब्जी खरीदने जा रही थी। हाँ यार, मैं भी दिन रात वही पुराने काम कर करके ना बोर हो गई हूँ। क्यों, क्या हुआ? घर में कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। रोज़ रोज़ वही सास ससुर पति के लिए खाना बनाओ, सुबह का खाना, शाम का खाना, कपड़े धोना, एक ही जैसा काम, वही पुरानी बोरिंग ज़िंदगी। कुछ नया है ही नहीं। इसीलिए मैं ना हर थोड़े दिन में पुरानी चीज़ें निकाल कर नई चीज़ें लाती रहती हूँ। अरे प्रेरणा, सामान की बात अलग है, मैं तो ससुराल की बात कर रही हूँ। अब कोई पुराना ससुराल हटाकर नया ससुराल तो नहीं ला सकता ना? हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कितना मज़ा आए ना अगर एक औरत को अपनी ज़िंदगी में अपने पुराने ससुराल से निकलकर नए ससुराल में जाने का कोई ऑप्शन मिल जाए। अगर ऐसा हो ना तो मैं तो आज ही नए ससुराल में चली जाऊँ। अरे अपनी सास के रोज़ रोज़ के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी हूँ मैं। सही कहती हो। इतना कहकर सिद्धि चली जाती है। लेकिन प्रेरणा के दिमाग में अब पुराने ससुराल को बदलकर नए ससुराल में जाने का थॉट जोरों से चलने लगता है। यही सब कुछ सोचते सोचते प्रेरणा अपने घर चली आती है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, अरे 5 बज गए प्रेरणा, जाओ मेरी चाय बना कर ले आओ फटाफट। तुम्हें पता है ना, 5 बजते ही मुझे चाय पीने की इच्छा होने लगती है। आपकी इस पुरानी आदत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मम्मी जी, पूरे 5 साल हो गए मुझे इस ससुराल में। ये सब बातें ना अब मेरे लिए पुरानी हो गई है। अब तुम्हारे लिए ससुराल भी पुराना हो गया? अरे प्रेरणा बहू, कहीं ऐसा ना हो कि अपनी सामान बदलने की आदत के चलते चलते तुम ससुराल भी बदल डालो। ऐसे कैसी बात करते हैं आप? ससुराल बदलने का मतलब समझते हैं दूसरी जगह शादी करना। हमारे बेटे के साथ बहुत खुश है हमारी बहू, वो भला दूसरी जगह शादी क्यों करेगी? बात तो मम्मी जी ने बिल्कुल सही कही। रवि तो बहुत ही अच्छे पति हैं, मुझे दूसरी शादी करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन सिद्धि की बात भी सही थी,
पुराने ससुराल के साथ कोई औरत क्यों जिए? और मुझे तो वैसे भी पुरानी चीज़ों से एलर्जी है। हे भगवान, कुछ तो करो मेरी ज़िंदगी में ऐसा जिससे मुझे नया ससुराल मिल जाए। ठीक उसी वक्त प्रेरणा के मोबाइल की घंटी बजने लगती है। प्रेरणा ने देखा कि उसकी दूसरे शहर में रहने वाली एक सहेली नित्या का फ़ोन आया था। अरे नित्या, कैसी है तू? बिल्कुल भी ठीक नहीं हो यार। तू जानती है ना, मैं यहाँ दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए आई हूँ, लेकिन फिर भी घर वालों की चिक चिक से परेशान हो चुकी हूँ। कमाल है, तू तो यहाँ पर रहती भी नहीं जहाँ तेरा ससुराल है, दूसरे शहर में जाकर बस गई है। कभी कभी अपने सास ससुर के पास आती है, फिर भी इतनी परेशान, ऐसा क्यों? अरे क्या बताऊँ यार, रोज़ रोज़ सासू माँ फ़ोन करके एक ही बात कहती है, इस शहर में ट्रांसफ़र ले लो, ट्रांसफ़र ले लो, यहीं रहने के लिए आ जाओ। अब तो जानती है ना, मुझे ये ससुराल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, हो सकता है, लेकिन देख, मैं तो अपने ससुराल में रहती हूँ और मुझे तो अपने ससुराल वालों से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सबकी ना अपनी अपनी पसंद है, किसी को सास ससुर के साथ रहना अच्छा लगता है, किसी को नहीं। लेकिन मैं अपनी सास के रोज़ रोज़ के फ़ोन से ना परेशान हो चुकी हूँ। सोच रही हूँ उनके लिए कोई बहू ढूंढ कर दे देती हूँ जो उनके साथ रहेगी। कम से कम इस बहाने वो मुझे कॉल करना तो बंद करेगी। इस एक बात को नित्या, मैं भी ना अपने इस पुराने ससुराल से परेशान हो चुकी हूँ। अरे कैसी बात कर रही है? पुरानी चीज़ें बदल कर तेरी नई चीज़ें खरीदने की आदत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, लेकिन तुझे पता होना चाहिए हम चीज़ें बदल सकते हैं, घर वाले नहीं। अरे लेकिन कैसा हो अगर मैं कुछ वक्त के लिए तेरे ससुराल में जाकर रहने लगूं? अरे लेकिन उससे क्या होगा? अरे तेरे सास ससुर को बहू मिल जाएगी, उनको एक बहू चाहिए ना साथ रहने के लिए। हाँ वो बात तो है, लेकिन तू अपनी फैमिली को छोड़ के वहाँ क्यों रहने जाएगी? अरे यार, मैंने कहा ना, मैं अपने इस पुराने ससुराल से बोर हो चुकी हूँ, मुझे ना एक नया ससुराल चाहिए। देख, तू अपने ससुराल जाना नहीं चाहती और मैं एक नया ससुराल चाहती हूँ, और तेरी सास चाहती है कि उन्हें एक बहू मिल जाए, तो क्यों ना मैं उनके साथ जाकर रहने लगूं। लेकिन तेरी फैमिली इस बात के लिए मान जाएगी क्या? और तेरा पति रवि, वो इस बात के लिए मानेगा क्या? अरे तू इसकी चिंता छोड़ देना, वो सब मैं संभाल लूँगी। बस तू ये बता कि क्या मैं तेरे ससुराल जाकर रह सकती हूँ? वैसे ठीक भी है, अगर एक बार ये प्रेरणा वहाँ जाकर रहने लगी ना, तो मेरी सास मुझे परेशान करना बंद कर देगी। इसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व, मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व, और मेरी सासू माँ की भी प्रॉब्लम सॉल्व। अरे क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? कुछ तो बोल। देख, अगर तुझे कोई परेशानी है तो मैं कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढती हूँ। अरे नहीं नहीं, कैसी परेशानी, मैं आज ही ना अपनी सासू माँ से बात करती हूँ कि उनकी ज़िंदगी की सारी दुख दूर होने वाले हैं, उन्हें सेवा करने वाली एक बहू मिलने वाली है तो आराम से जाकर मेरे ससुराल में रह। इस तरह से नित्या प्रेरणा को अपने ससुराल में जाने की परमिशन दे देती है। प्रेरणा खुश हो जाती है क्योंकि उसे पुराने ससुराल से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन क्या प्रेरणा नित्या के ससुराल में जाकर रहने लगेगी? क्या उसे अपने ससुराल से इस बात की इजाज़त मिलेगी? और कैसा होगा प्रेरणा का अपने नए ससुराल में रहने का सफर? जानने के लिए देखेंगे हम इस कहानी का अगला भाग। रीटा बहुत ही फैशनेबल लड़की थी। उसके परिवार में सब उससे बड़ा परेशान थे। वो सबको हर वक्त बस फैशन टिप्स ही देती रहती थी। अरे ये क्या कपड़े पहने हैं आपने? क्यों, सही तो लग रहा है? बस सही नहीं लगना है, हमें पार्टी में सबसे अच्छा दिखना है। अरे क्या जरूरत है ये सब सोचने की? जरूरत कैसे नहीं, आप स्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं जानती। मेरी सब दोस्त मुझे अपना फैशन आइकॉन मानते हैं और आप हैं कि इन कपड़ों में मेरे साथ जाना चाहते हैं। अरे लेकिन सबको अपनी पसंद से और सहूलियत से कपड़े पहनने का अधिकार होता है रीटा। मैं इन कपड़ों में बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो हम उस पार्टी में जाएंगे ही नहीं। अरे क्यों नहीं जाएंगे? बस कह दिया ना, नहीं जाएंगे। मुझे वहां अपनी खिल्ली नहीं उड़वानी। अरे कैसी खिल्ली? सब यही कहेंगे, तुम तो इतनी अच्छी बन के आती हो और तुम्हारे पति इतने सिंपल से। बोलो, क्या इज्जत रह जाएगी मेरे दोस्तों के सामने? इससे अच्छा है कि हम पार्टी में ही ना जाए। ओहो रीटा, तुम ना कभी कभी हद कर देती हो। अच्छा ठीक है, बताओ क्या पहनूं मैं? ये हुई ना बात। राजेश उन कपड़ों से बिल्कुल भी खुश नहीं था, पर रीटा के आगे उसकी एक ना चली। रीटा ऐसे ही घर के अन्य सदस्यों के साथ भी मनमानी करती। नेहा, तुम ये गाउन ट्राई करो, बहुत ही अच्छा है। पर भाभी, आपको लगता है कि ये मेरे बॉडी पर अच्छा लगेगा?
अरे ये लेटेस्ट फैशन है, तुम्हें याद नहीं? तुम्हारे भैया के साथ जब हम वो फिल्म देखने गए थे, उस हीरोइन ने ऐसा ही तो गाउन पहना था। हाँ भाभी, पर उसका कॉम्प्लेक्शन अलग था। ये रंग मेरे ऊपर शायद सूट नहीं होगा। ये तुम्हारा वहम है नेहा। तुम्हारे कॉलेज की पार्टी में सबसे ज़्यादा फैशनेबल तुम ही दिखोगी, मानो मेरी बात। ठीक है भाभी, मैं यही ड्रेस पहनूंगी। थैंक यू भाभी। रीटा खुश हो जाती है। एक दिन रीटा के घर पार्टी हो रही होती है और उसने अपनी सास के लिए बहुत ही भारी साड़ी खरीदी होती है। अरे बहू, ये ऐसी साड़ी पहनने की अब मेरी उम्र नहीं रही। मैं तो कोई हल्की सी साड़ी पहन लूंगी। ये कितनी भारी साड़ी है, मुझसे संभाली भी नहीं जाएगी। अरे मम्मी जी, आपकी देवरानी जेठानी फंक्शन में आ रही है ना कितने वक्त बाद। आपको कुछ अच्छा पहनना चाहिए। आप देखना, सब आपकी साड़ी और ये ज्वेलरी देखकर जल जाएंगी। ये रीटा का वादा है, वादा। रीटा अपनी सास की एक नहीं सुनती और उनको वही भारी साड़ी और ज्वेलरी पहना देती है। लेकिन फंक्शन में रीटा की सास को बहुत ही असुविधा हो रही होती है साड़ी संभालने में। वो जहाँ भी जा रही थी, उनकी साड़ी बार बार उनके पैर से अटक रही होती है। ओहो, इस साड़ी में तो बिल्कुल भी चला ही नहीं जा रहा। और ये भारी सा हार गले में कितना चुभ रहा है। ये झुमके तो ऐसे लग रहे हैं कि मेरे कान को ही काट देंगे। ये बहू हमेशा फैशन के नाम पर अपनी मनमानी करती रहती है। रीटा की सास की देवरानी और जेठानी उनका मजाक बनाने लगती हैं। जी को क्या इस उम्र में शौक चढ़ा है इतना बन ठन के घूमने का? अरे कोई शौक नहीं चढ़ा, सब दिखावा है, दिखावा। बेटा ज्यादा कमाने लग गया है ना, हमें जलाने के लिए ये सब पहना है। अरे हमें क्या? हाँ, हमें क्या? रीटा की सास अपनी देवरानी जेठानी को खुद पर हंसते देख बहुत शर्मिंदा होती है और जल्दी से अपने कमरे में जा रही होती है। तभी उनका पैर उनकी साड़ी में अटकता है और वो गिर पड़ती है। सब सासू माँ की तरफ दौड़े चले आते हैं। अरे माँ, आप ठीक तो हो? हाँ बेटा, ठीक हूँ मैं। कहीं चोट तो नहीं लगी ना मम्मी जी? नहीं, बस बची गई राम जी के आशीर्वाद से। गिरी कैसे माँ? अरे बेटा, ये साड़ी इतनी भारी है, मुझसे संभाली ही नहीं जा रही। मैंने मना भी किया था बहू को, पर इसने मेरी एक नहीं सुनी। देखा रीटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि फैशन से ज्यादा सहूलियत जरूरी है। जब किसी को कोई कपड़े में असुविधा हो रही हो, चाहे वो कितना भी अच्छा दिखे, सब बेकार ही लगता है। आज तुम्हारी फैशन की जिद की वजह से माँ गिर गई। रीटा को पछतावा होता है कि उसके कारण उसकी सास को इतनी तकलीफ हुई। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं अब कभी भी अपनी पसंद आप पर नहीं थोपूंगी। कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखना। हाँ जी मम्मी जी, मैं ये हमेशा याद रखूंगी कि सहूलियत पहले, फैशन बाद में। पूरे घर में मालती देवी का हुक्म चलता था। अपनी बड़ी बहू को वो टीवी के रिमोट की तरह कंट्रोल करती थी। चलो, देर हो रही है। 12 बजे से पहले लड़की वालों के यहाँ पहुँचना है। हाँ, चलती हूँ। मैं तो भगवान से बस ये दुआ कर रही हूँ कि जिस तरह मेरी बड़ी बहू मेरी मुट्ठी में है, उसी तरह मेरी छोटी बहू भी मेरे इशारे पे नाचे। अरे भगवान, भला इस घर में किसकी हिम्मत है जो तुम्हारे खिलाफ जाने की हिमाकत करे? इस तरह मालती देवी अपने छोटे बेटे की भी शादी कर देती हैं। मालती की छोटी बहू फैशन डिजाइनर का कोर्स करके आई थी। उसका सपना था कि शादी के बाद वो अपना खुद का बुटीक खोले। एक दिन, क्या बात है छोटी, तू तो एक से बढ़कर एक डिजाइन बना लेती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है दीदी, आप चाहे तो मैं आपको भी सिखा सकती हूँ। हाँ, फिर हम दोनों मिलकर एक बुटीक खोल लेंगे। लेकिन दीदी, उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। हाँ तो क्या हुआ, पैसे माँ जी से ले लेंगे। हाँ, मेरे पास तो पैसों का पेड़ है ना, तोड़ के तुम दोनों को दे दूंगी। मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो,
मैं तुम दोनों को एक ढेला भी नहीं देने वाली। बड़ी आई बुटीक खोलने वाली। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप हमारी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? अरे अगर बुटीक खोलने का इतना ही शौक है तो अपने माँ बाप से पैसे क्यों नहीं मांग लेती? मेरे पैसों पर क्यों आंख गड़ाए बैठी हो तुम दोनों? इस तरह अपने इरादे स्पष्ट करके मालती देवी वहां से चली जाती है। अरे ये क्या दीदी, माँ जी तो साफ मुकर गई। अब हम क्या करेंगे? तू चिंता मत कर, बुटीक तो खुल के ही रहेगा। कहते हैं कि घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उसे उंगली टेढ़ी करके निकालना चाहिए। माँ जी अपने आप को समझती क्या है? पूरी सोसाइटी जानती है कि माँ जी ने अपनी सास को घर से निकालकर उनकी दौलत पर कब्जा कर लिया है। हाँ दीदी, अब तो जैसे को तैसा करना पड़ेगा। फिर दोनों बहुएं मिलकर एक साजिश रचती हैं। एक दिन, अरे नालायक, जरा ठीक तरह से पैर दबा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। खाने पीने में तो कोई कसर नहीं छोड़ती। तभी वहां बड़ी बहू हाथ में एक फॉर्म लेकर आती है। माँ जी, आपके लिए एक खुशखबरी है। सरकार सभी बुजुर्गों को हर महीने 10,000 रुपये पेंशन देने वाली है। अरे ये क्या कह रही है तू? क्या सच में मुझे हर महीने घर बैठे 10,000 रुपये मिलेंगे? हाँ माँ जी, दीदी सच कह रही है। कल टीवी न्यूज़ में इस बारे में बता रहे थे। बस आप ये फॉर्म पढ़ के इसे भर दीजिए और अपने दस्तखत कर दीजिए। मैं इन्हें ले जाकर जमा करवा देती हूँ। अरे नालायक, बड़ी कामचोर है तू। इस बुढ़ापे में कहाँ तुम मुझसे फार्म भरवा रही है? खुद ही भर ले, मैं दस्तखत कर देती हूँ। ठीक है माँ जी। फिर बड़ी बहू बड़ी चालाकी से फॉर्म के पन्नों के बीच प्रॉपर्टी के पेपर छिपा कर रख देती है और उन पर मालती देवी के दस्तखत करवा लेती है। कुछ दिनों के बाद मालती देवी अपने पति के साथ 2 दिनों के लिए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाती है। दूसरी तरफ दोनों बहुएं पूरे घर पर अपना कब्जा कर लेती हैं। मालती देवी जब अपने रिश्तेदार के यहाँ से लौटती हैं, तब अपने कमरे में ताला लगा देख आग बबूला हो जाती है। अरे नालायको, मेरे कमरे में इतना बड़ा ताला किसने लगाया है? माँ जी, ये कमरा तो मैंने अपने बेटे रोहन को दे दिया है और आज से आप बाहर कोने में जो छोटा कमरा बना है ना, वहां रहेंगी। अच्छा, मैं उस सड़ेले कमरे में रहूंगी है? तेरी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? और मेरी इजाजत के बिना मेरा कमरा देने वाली तू होती कौन है? लगता है तू भूल गई, इस घर की मालकिन मैं हूं। तभी वहां छोटी बहू आती है। अरे माँ जी, आप इस घर की मालकिन नहीं है। अब इस घर की नई मालकिन हम दोनों बहुएं हैं। ये देखिए, इन प्रॉपर्टी के पेपर पर आप ही के दस्तखत है। अरे भाग्यवान, ये तुमने क्या कर दिया? दस्तखत करने से पहले एक बार ठीक से पढ़ तो लेती। अरे लेकिन मेरी बहुएं मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अरे तो इसमें कौन सी अचरज की बात है? तुमने भी तो अपनी सास को घर से बाहर निकाल दिया था। टूटा फूटा ही सही, शुक्र करो कि इन दोनों ने कम से कम हमें रहने के लिए कमरा तो दिया। तुमने तो अपनी सास को वो भी नहीं दिया था। आज समझ में आया, जैसी करनी वैसी भरनी। चलो अपना सामान उठाओ और चलते हैं। सुजाता बहन का बेटा फौज में था, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा। उसकी शादी होती है सुहानी से। सुहानी की हाइट इतनी लंबी होती है कि सभी गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अब वो जहां भी जाती, लोग उसकी लंबाई देखकर आश्चर्य करते। एक दिन सुहानी कुएं से पानी भरने जाती है कि गांव की सभी औरतें उसे घूर घूर के देखने लगती है। हे भगवान, इतनी लंबी भी कोई औरत होती है क्या? नहीं ना बहन, हमने तो नहीं देखी इतनी लंबी औरत।
अरे कहीं ये कोई चुड़ैल वुड़ैल तो नहीं? हाँ हाँ, इतनी लंबी तो चुड़ैल ही होती है। तभी एक औरत उससे कहती है, अरे जरा अपने पैर तो दिखा, कहीं उल्टे तो नहीं है ना? सुहानी ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और घर आकर रोने लगती है। तभी उसका पति उसके पास आता है और कहता है, अरे सुहानी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? यहाँ सब मेरी लंबाई का मजाक उड़ाते हैं। वो लोग मुझे चुड़ैल कहकर पुकार रहे थे। क्या मैं चुड़ैल लगती हूँ? सुहानी की बात सुनकर उसके पति को गुस्सा आ जाता है। अरे कौन तुम्हें चुड़ैल बोल रहा है, जरा बताओ मुझे। मैं लंबा हूं तो मेरी बीवी भी तो लंबी ही होगी ना। और एक बात समझो, वो लोग तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि वो तुमसे जलन महसूस करते हैं कि वो तुम्हारी तरह लंबे नहीं है। सुहानी को समझाकर उसका पति चला जाता है। सुहानी भी थोड़े वक्त के लिए ठीक हो जाती है, लेकिन वो कहीं भी आने जाने से परहेज करने लगती है। एक दिन उसकी सास उसे कहती है, अरे सुहानी बेटा, जरा तैयार हो जा, आज काली के घर कीर्तन है ना, सभी को बुलाया है, खाना भी वहीं खाना है। नहीं माँ जी, मैं नहीं आऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चली जाइए। सास सुहानी की बात सुनकर अकेले ही चली जाती है। एक दिन फिर सास सुहानी से कहती है, अरे सुहानी, आज घर में पूजा रख लेती हूँ। तेरे आने के बाद गांव वालों से अच्छे से तुझे मिलवाया भी नहीं। कुछ खाने को ज़्यादा सा बना लेना, गांव की औरतों को प्रसाद बांट देंगे। सास के मुंह से ये बात सुनकर सुहानी परेशान हो जाती है। करती भी तो क्या करती। फिर वो खाने में ढेर सारी पंजीरी और फल काटकर प्रसाद बना लेती है। गांव की कई औरतें सुजाता के बुलावे पर घर आ जाती है, लेकिन जैसे ही सुहानी उन लोगों के सामने आती है, वो लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। अरे सुजाता बहन, ये क्या बहू है या ताड़ का पेड़? इतनी लंबी, ये साड़ी कैसे पहन लेती है? तुम्हारे नाप की साड़ी आती है क्या? भाई इतनी भी लंबाई किस काम की है? सभी सुहानी का मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे वो निराश होकर अपने कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद सारी गांव की औरतें निकलने लगती है। तभी गांव की बूढ़ी मौसी सुजाता को कहती है, देख सुजाता, पूरे गांव में किसी की इतनी लंबी बहू नहीं। अरे फायदा भी क्या इतनी लंबी लड़की का। वो कहते हैं ना कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सुजाता सबकी बात सुनती है और उनके जाने के बाद सुहानी को पास बुलाती है। सुहानी बहू, मैं आज समझ गई कि तू कहीं भी जाने से क्यों कतराती थी, लेकिन परेशान न हो बेटा। अब मेरा बेटा लंबा है तो मैं भी चाहती थी कि मेरी बहू लंबी हो। तू घर के काम मन लगा कर कर और ना लोगों की बातों को दिल पर मत ले, ठीक है बेटा? एक दिन गांव में हाहाकार मच जाता है। सुजाता बाहर निकलती है तो देखती है उस बूढ़ी मौसी के पोते को बंदर उठाकर एक खपड़ेल की छत पर रख देता है और भाग जाता है। बेचारा बच्चा एक ऐसी जगह अटका होता है जहां लोगों का हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा है। बूढ़ी मौसी बच्चे को नीचे से देखकर रो रही होती है कि तभी वहां सुजाता अपनी लंबी बहू सुहानी के साथ आ जाती है। अरे मौसी, घबराओ मत, मैं अभी बच्चे को नीचे उतार देती हूँ। ये कहकर सुहानी बच्चे को लंबे हाथ कर छत से नीचे उतार देती है। वो मौसी की गोद में बच्चा देती है। अब मौसी बोले भी तो क्या बोले।